मेरा नाम है डॉक्टर अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल डॉक्टर अभिजीत फोटो एंड टेक पे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सोनी A7 Mark IV के सेटअप मेनू के बारे में। दोस्तों कुछ मेनू ऑप्शंस मैंने स्किप किए हैं जानबूझकर, ताकि जब मैं आपको एडवांस ट्यूटोरियल्स में आगे सिखाऊं तो मैं उन सेटअप मेन्यूज़ पे वापस आऊँगा। फिलहाल चलते हैं अपने सोनी A7 Mark IV कैमरा पर और देखते हैं कि आप अपने नए कैमरा को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि आप डे वन से एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकें अपने कैमरे के साथ। तो फिर देर नहीं करते और चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर अभिजीत फोटो एंड टेक पे। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने नए सोनी A7 Mark IV को कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने पहले यूज़ के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ों पे आते हैं। बेसिक चीज़ें हमारे पास ये है कि हमारे पास ये एक डायल है, ठीक है। डायल में M का मतलब होता है हमारा मैनुअल मोड, S का मतलब शटर प्रायोरिटी, या फिर कहीं कहीं मेनू में आपको शटर प्रायोरिटी को टीवी मोड भी कहा जाता है। ए का मतलब होता है अपर्चर प्रायोरिटी, जिसमें कि आप अपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी चीज़ कैमरा खुद कंट्रोल करेगा। शटर प्रायोरिटी में हमारा कैमरा शटर कंट्रोल नहीं करेगा, शटर आपके हाथ में रहेगा, बाकी सारी चीज़ें कैमरा खुद कंट्रोल करेगा। प्रोग्राम्ड ऑटो बेसिकली शटर और अपर्चर आप कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कैमरा खुद कंट्रोल करेगा। ऑटो का मतलब होता है सब कुछ कैमरा खुद करेगा, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसके अलावा 3 आपके मेमोरी बटन्स होते हैं, जिसमें कि आप अपने हिसाब से सेटिंग को सेट करके रख सकते हो, ठीक है। ये नीचे एक छोटा सा डायल है जिसे हम लोग आगे से ऐसे दबा के घुमा सकते हैं। पहला डायल है हमारा फोटो मोड का, दूसरा डायल है हमारा वीडियो मोड का और तीसरा है हमारा स्लो एंड क्विक मोड का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एप्रोप्रिएट मेमोरी कार्ड नहीं है स्लॉट 2 में, जिसकी वजह से कि हम स्लो एंड क्विक और नहीं रिकॉर्ड कर सकते हाई क्वालिटी में भी, ठीक है। तो चलिए जो फिलहाल हमारा मसला है उस पर आते हैं कि हम अपने कैमरा को सेट कैसे करें। तो अब आप मेरे कैमरा का डिस्प्ले देख पा रहे हैं और सबसे पहले मैंने मेनू बटन को दबाया है यहाँ पे। तो जो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है वो एरिया और डेट को चुनने का। तो एरिया में हम सबसे पहले लैंग्वेज को चुनेंगे, और मज़ेदार बात यह है कि हिंदी हमारे पास भाषा के रूप में है, लेकिन मेरा अनुभव बहुत अच्छा इसकी हिंदी को लेकर नहीं रहा है, क्योंकि ट्रांसलेट करने में कैमरा बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है, जो कि थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। एरिया और डेट टाइम सेटिंग में आप एरिया सेटिंग में जाएं और यहाँ पे आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो कोलकाता पे सेट करें। यदि आप कहीं और रह रहे हैं तो फिर आप जॉयस्टिक को घुमाकर दाएं बाएं जा सकते हैं, ठीक है। इस जॉयस्टिक का यूज़ करके आप दाएं बाएं जा सकते हैं, या फिर आप इस डी पैड का यूज़ करके भी दाएं बाएं जा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने कोलकाता न्यू दिल्ली पे सेट करके रखा है अपने टाइम को। नीचे जाएँ डे लाइट सेविंग्स में मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इंडिया में डे लाइट सेविंग्स टाइम एप्लीकेबल नहीं होती है दोस्तों। डेट और टाइम की बात करें तो हम DMY फॉर्मेट में डेट को रखते हैं और टाइम हमारा 24 आवर फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इसी के साथ मेन्यू जब दबाते हैं तो वापस अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। NTSC पाल, ये जो 2 वीडियो कोडेक्स होते हैं बेसिकली, पाल जो होता है ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका में यूज़ होता है। NTSC वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा में यूज़ होते हैं। तो आप अपने हिसाब से दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एशिया में रह रहे हैं, और मैं इस बात को एज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर आप हिंदी में इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप भारत के निवासी हैं या फिर भारत के आसपास के देशों के निवासी हैं। यदि आप साउथ ईस्ट एशिया या फिर साउथ एशिया में रह रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पाल को ही सिलेक्ट करें। अदरवाइज दोनों में कोई खास फर्क होता नहीं है, बस फर्क ये है कि NTSC और पाल का जो FPS है वो चेंज हो जाता है। एंड NTSC थोड़ा सा फ्लैट लुकिंग होता है, पाल में कलर एनरिच ज़्यादा दिखते हैं आपको, और NTSC थोड़ा सा एफिशिएंट होता है इन टर्म्स ऑफ कैमरा। बट आइडियली फिर आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा बाद में जब आप इसे दूसरे मीडिया पे प्ले करेंगे। तो इट इज़ बेटर एडवाइजेबल कि सारी की सारी मीडिया डिवाइसेस इंडिया में पाल पे ट्यून्ड होती हैं, तो आप अपने कैमरा को पाल मोड में ही रखें। तो आप जैसे ही पाल और NTSC पे जाएंगे तो आपको कैमरा एक एरर देगा कि चेंज टू NTSC, इसका मतलब कि हमारा कैमरा बाय डिफॉल्ट पाल मोड में ही आया था। तो अगले सेटिंग पे जाएंगे जो है रीसेट सेटिंग। जब भी आपसे कोई गलती से कैमरा में कोई ऐसी सेटिंग हो जाए जिसकी वजह से कैमरा सही काम नहीं कर रहा हो, या फिर कैमरा में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप एक बार सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। ऑपरेशन कस्टमाइजेशन में आपके पास सबसे ऊपर ये कैमरा का ऑप्शन है, नीचे वीडियो कैमरा का ऑप्शन है, नीचे प्लेबैक का ऑप्शन है। तो सबसे ऊपर में जो सेटिंग है उसमें आप अपनी फोटोग्राफी की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और जो पहला है रियर वन का मतलब ये जो पूरा हिस्सा है आपका, इसे रियर 1 कहा जाता है। यहाँ पर रियर 2 में आपका जो सिर्फ इतने हिस्से के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। और टॉप में आपका जो यहाँ पे ये डायल का एरिया है इसके ऊपर काम होता है, ठीक है। और लेंस में जो लेंस के ऊपर जो हमारा यहाँ पे जो ये बटन दे रखा है इससे हमारा
इसके हम कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो है डायल्स के ऊपर। डायल में हमारा ये तीनों डायल है सामने, दिस इज कॉल्ड डायल नंबर 1, ये है डायल नंबर 2, ये डायल नंबर 3। तो मेरी जो सेटिंग है वो है डायल नंबर ए को मैंने रखा है मैनुअल मोड के लिए, अपर्चर वैल्यू सेट करने के लिए। डायल नंबर 2 को मैंने रखा है, डायल नंबर 2 को मैंने रखा है टीवी पर, यानी कि शटर को कंट्रोल करने के लिए। मैंने आपको बोला था कि कहीं कहीं आपको शटर में एस की जगह टीवी का भी यूज करना पड़ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एवी बाई टीवी है, यहाँ एवी बाई टीवी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ यूं है फ्रेंड्स कि जब हम शटर प्रायोरिटी मोड में होंगे, यानी टीवी मोड में होंगे, तब हमारा जो कैमरा का सामने वाला जो डायल नंबर 1 जो है, ये हमारे शटर को कंट्रोल करेगा, यानी कि टाइम वैल्यू को कंट्रोल करेगा, राइट। और यदि हम नीचे आप देखें, यदि हम फिर से वापस जाते हैं जहां पे थे, यदि हम मैनुअल मोड में होंगे तो पीछे वाला जो हमारा ये डायल है ये शटर को कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर हम अपर्चर प्रायोरिटी वैल्यू में होंगे तो वो हमारे अपर्चर को कंट्रोल करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम जाते हैं अपर्चर प्रायोरिटी वैल्यू में और ये हमारे अपर्चर को कंट्रोल कर रहा है, और सामने वाले से हम भी अपर्चर ही कंट्रोल कर पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द अपर्चर ओनली, ठीक है। चलिए ठीक है कि ये हम लोग हो गए। अब जो डायल नंबर 3 है इसके बारे में मैंने एक खास सेटिंग करके रखी है। मैंने इसे सेट किया है आईएसओ पे। आईएसओ पे इस डायल को सेट करने का एक स्पेसिफिक रीजन ये था कि चूंकि एक लॉकिंग डायल है, यानी कि जब आप इस बीच वाले को दबा देते हैं तो फिर आप इसे घुमा नहीं सकते, ठीक है। तो आईएसओ मैं कोशिश करता हूं कि जो एक फिक्स आईएसओ हो उसी पे मैं पूरी की पूरी शूटिंग करूं, और सारा खेल मैं सिर्फ शटर और अपने शटर और अपर्चर के बीच में एडजस्ट करके निकालूं। तो इसीलिए मैं इसे लॉक करके रखता हूं, क्योंकि आईएसओ जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी फोटो में नॉइज आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हैबिट आप करके रख सकते हो अपने हिसाब से। तो उसके नीचे आते हैं, तो नीचे का जो हमारा 4th नंबर कस्टमाइजेशन है, ये जो हमारा डी पैड है बड़ा सा, इसे हमने रखा है अपने फोकस एरिया को चूज करने के लिए, ठीक है। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर तो ये देखिए, ये फोकस एरिया बड़ा छोटा, या फिर आपको ट्रैक ऑन स्पॉट, ठीक है, या फिर जोन वाइड, आप इसमें चूज कर सकते हैं इसे घुमाते हुए, ठीक है। ये बड़ा काम आता है। हालांकि मैंने इसके लिए ये भी सेट करके रखा है, C2 को मैंने सेट करके रखा है फोकस एरिया के लिए, ताकि मैं क्लिकिंग के साथ में जल्दी से स्विच कर सकूं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वीडियो कैमरा के लिए। वीडियो कैमरा के लिए मैंने फ्रेंड्स अलग से कोई शूट करके सेटिंग करके नहीं रखी है। यदि आप एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हैं या फिर आप एक इवेंट वीडियोग्राफर हैं तो आप अलग से करके रख सकते हैं, या फिर अगर आप अपने कैमरा का यूज़ वीडियोज़ के लिए ज़्यादा करते हैं तो भी आप ऐसा करके रख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सेटिंग्स है, ठीक है। फॉलो कैमरा अगेन। फंक्शन मेनू सेटिंग्स में आते हैं, ये एक ज़रूरी चीज़ होती है। फंक्शन मेनू किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जब आप अपने शूटिंग डिस्प्ले पे होते हैं तो जो ये FN की दबाने पर जो फंक्शन मेनू आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, इसे फंक्शन मेनू कहते हैं। फंक्शन मेनू बेसिकली कुछ क्विक एक्सेस फीचर्स को आपके कैमरा की स्क्रीन पे ला के रखता है, जिससे कि आप जल्दी से उसे एक्सेस कर सकें। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाइट बैलेंस और ये क्रिएटिव लुक, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन मेनू में जाकर क्रिएटिव लुक पर क्लिक करूंगा, उसकी जगह मैं कुछ और चुनने की कोशिश करूंगा। जैसे इसकी जगह मैं कोशिश करता हूं से इमेज क्वालिटी सेटिंग्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इमेज क्वालिटी को मैं लाने में सफल हो गया, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका ऊपर का फंक्शन मेनू का फीचर। नीचे का जो फंक्शन मेनू है ये है आपका वीडियोग्राफी के दौरान। जैसे ही अपने कैमरा को वीडियो कैमरा मोड में डालोगे तो नीचे के हिसाब से अपने फंक्शंस को आप चुन सकते हो, ठीक है। तो नीचे चलते हैं। डिफरेंट सेट फॉर स्टिल मूवी, मैं ऐसा नहीं करता। मैं जनरली एक ही सेटिंग को मैं दोनों में रखता हूं, क्योंकि मैं प्राइमरी वीडियोग्राफर नहीं हूं। बहुत ओकेजनल में शॉर्ट्स या फिर छोटे छोटे वीडियोस बनाने में भरोसा करता हूं, तो आई डोंट थिंक कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है। अब डिस्प्ले सेटअप में हम आते हैं। तो मॉनिटर के लिए अगर आप चाहें तो डिस्प्ले ऑल इन्फो, क्योंकि मुझे मॉनिटर पे सारी चीज़ें डिस्प्ले होनी ज़रूरी होती हैं। मैं चाहूँगा कि मॉनिटर पे मैंने क्या ऑटो फोकस मोड सेट किया वो भी मुझे दिखे। मैं चाहूँगा कि मॉनिटर पे आपको कौन सा आप आई ऑटो फोकस यूज़ कर रहे हैं वो भी मुझे दिखे। मॉनिटर पे आप फोकस एरिया क्या चूज़ कर रहे हैं वो भी दिखे, और मुझे शटर, अपर्चर, आईएसओ की सारी जानकारी दिखे। तो इसीलिए मैं हमेशा इसे ऑल मोड पे करके रखता हूँ, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं जनरली हटा के रखता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें अगर, तो डिस्प्ले जब भी आप देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से सारा कुछ ही मेरे मॉनिटर पे दिखाई दे रहा होता है, ठीक है।
इसके बाद आए रिकॉर्डिंग विद शटर। यदि आप अपने कैमरा को प्राइमरीली वीडियो के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इस सेटअप को आप ऑन करके रख सकते हैं। तो वीडियो, जब भी अपने कैमरा को वीडियो मोड में डालेंगे तो आपके शटर से रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये तब ज़रूरी है जब आप अपने कैमरा को एक वीडियो कैमरा की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पर्पस के लिए ये बटन आपका रिकॉर्डिंग बटन है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। एक डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग बटन आपके कैमरा में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। जूम रिंग रोटेट, यदि आप पावर जूम लेंस का यूज़ करते हो तो काम आएगा, इन जनरल हमारे लिए किसी काम का नहीं है। डायल कस्टमाइजेशन, अब यहाँ फिर से आपको मिलेगा फोटोग्राफी डायल कस्टमाइजेशन, वीडियोग्राफी डायल कस्टमाइजेशन एंड माई डायल सेटिंग्स। अगर आप फोटोग्राफी डायल कस्टमाइजेशन में जाओगे तो मैंने आपको बता रखा है पहले ही, आप सीधे सीधे डायल पे आ गए। एक्चुअली ये जो है कस्टम की का ही एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप इस पे जाते हो ना, आपको डायल्स के लिए अलग से सेटिंग्स तुरंत मिल जाती है, तो ये बड़ा अच्छा होता है भाई, ठीक है। मूवी के लिए मैंने फॉलो करके रखा है, लिंक करके रखा है, ठीक है, तो इसीलिए अलग से कुछ भी नहीं। जब आप सेपरेट मूवी एंड अदर मोड, मूवी एंड स्टिल मोड को अलग अलग करोगे तब आपको ये दिख जाएगा। AV TV रोटेट नॉर्मल और रिवर्स, ठीक है। तो नॉर्मल में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आप इसे यूं घुमाएंगे टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू राइट तो आपकी वैल्यूज बढ़ेंगी, और अगर आप रिवर्स करते हैं तो राइट टू लेफ्ट बढ़ाने पे आपकी वैल्यूज जो है वो बढ़ेंगी। बेसिकली ये हैंडेडनेस के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप लेफ्ट हैंडेड पीपल हैं तो आप अपोजिट को रख सकते हैं, यदि आप राइट हैंडेड पीपल हैं तो आप सीधे को रख सकते हैं। मैं एक राइट हैंडेड पीपल हूँ, मैं एक राइट हैंडेड पर्सन हूँ, तो मैं जनरली इसको नॉर्मल में रखता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं जब लेफ्ट से राइट साइड में घुमाऊंगा तो आप देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो आई एम सॉरी, जैसे मैं इसको घुमाऊंगा देखो आप 1/100, 1/250, 1/60, 250, 320, हमारी जो शटर स्पीड है ये बढ़ती जा रही है, बहुत फास्ट होती जा रही है, ठीक है, ठीक है। फंक्शन रिंग, हमारे लेंस पे कोई फंक्शन रिंग ऐसा नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। टच ऑपरेशन, टच ऑपरेशन मैं जनरली ऑफ करके रखता हूँ क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है। यदि आप टच ऑपरेशन को ऑन करके रखते हैं हमेशा के लिए तो आप ये देखें, आप अपने मेनू को एक्सेस कर सकते हैं अपने टच के थ्रू। हालांकि मुझे बहुत बार एनोइंग लगता है ये चीज़, सीरियसली स्पीकिंग, ठीक है। टच पैड सेटिंग्स, आप यहाँ पे टच पैड सेटिंग्स को ऑन रख सकते हैं। जो यहाँ हमारे काम की चीज़ है वो है टच फंक्शन इन शूटिंग। टच फंक्शन इन शूटिंग यदि मैं ऑफ रखता हूँ तो हमारा टच फंक्शन शूटिंग के समय काम नहीं करेगा। यदि मैं टच शटर पे रखता हूँ तो जहाँ भी मैं शूट करूँगा, ठीक है, हम ऑलरेडी फोकस एरिया यूज़ कर रहे हैं स्पॉट में तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। जब हम फोकस एरिया वाइड या फिर जोन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये दिखेगा। तो क्या करते हैं उसमें, जैसे ही हम किसी एक पॉइंट को टच करते हैं तो न सिर्फ कैमरा वहाँ पे अपने फोकस को लॉक करता है बल्कि वहाँ पे शटर भी रिलीज कर देता है। फोकस ट्रैकिंग पे क्या होता है कि जहाँ पे हम क्लिक करेंगे कैमरा उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ट्रैक करने की कोशिश करेगा। एंड टच फोकस का मतलब है कि जिस पॉइंट पे हम टच करेंगे उस पॉइंट पे कैमरा फोकस करेगा और उसे होल्ड करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो चलिए फाइंडर मॉनिटर पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए अपने फाइंडर मॉनिटर के ऊपर। तो ये ऑटो में करके रखा है, जैसे ही अपने आंख को आप लगाएंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर उसे डिटेक्ट करेगा और आपके मॉनिटर को ऑफ कर देगा। मॉनिटर ब्राइटनेस में मैनुअल रखा है और लो पे रखा है, ठीक है। व्यू फाइंडर को मैंने लो पे रखा है। कलर टेम्परेचर मैंने 0 पे रखा है, लेकिन आपको रिकमेंड करूंगा आप इसे थोड़ा सा वार्म करके रखें, आपकी आंखों के लिए बेहतर होगा। फाइंडर फ्रेम रेट मैंने हाई पे रखा है, लो पे रखने पे थोड़ी सी स्टटरिंग होती है इमेज में, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डिस्प्ले ऑप्शन बेसिकली अभी आपके काम की उतनी चीज़ है नहीं, क्योंकि जब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि लॉग बेसिकली क्या होता है, मतलब फ्लैट इमेज प्रोफाइल क्या होती है वीडियोग्राफी में, तब तक ये थोड़ा सा आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो ये उस समय हम लोग देख लेंगे कि आखिरकार इसे कैसे यूज़ किया जाता है। फिलहाल यहाँ ऑटो रिव्यू का हम बात करें तो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में क्या होता है, जब आप फोटो को क्लिक करोगे तो कितनी देर तक आपके फोटो को आपके स्क्रीन पे दिखा के रखेगा उसके लिए है। जैसे मसलन मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए मैंने अपने कैमरा के डिस्प्ले को ऑन किया है और मैं यहाँ पे एक फोटो शूट करता हूँ, तो इसने 2 सेकंड तक आपके फोटो को रिव्यू किया, उसके बाद इसने उसे हटा दिया स्क्रीन पे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो रखें या तो ना रखें। पावर सेविंग ऑप्शन में आप अपने ऑटो मॉनिटर ऑफ करने को ऑन कर सकते हैं। मैंने इसे ऑन नहीं रखा है, लेकिन प्रेफर्ड है कि आप एटलीस्ट 1 मिनट बाद अपने मॉनिटर को ऑफ करने पर डाल दें, ठीक है। यहाँ पे ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर स्टैंडर्ड है। यदि आप इसे हाई पे सेट करते हैं, यदि आप एक वीडियोग्राफर हैं जो लंबे समय तक वीडियो शूट करना चाहता है, तो आप अपने ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर को हाई पे सेट करें। मैं एक वीडियोग्राफर नहीं हूँ और मुझे अपने कैमरा पे एक्स्ट्रा थर्मल लोड नहीं डालना, तो इसीलिए मैं इसे स्टैंड पे सेट करके रखता हूँ। साउंड ऑप्शन में वॉल्यूम सेटिंग्स है, 4 चैनल ऑडियो मॉनिटरिंग है। ये मैं आपको जो वीडियोग्राफी में सिखाऊंगा अपने ट्यूटोरियल्स में जरूर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इस
ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। USB कनेक्शन मोड, आपके पास अलग अलग मोड्स हैं। USB स्ट्रीमिंग है, मास स्टोरेज है, आप फाइल ट्रांसफर के लिए MTP यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप PC रिमोट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। PC रिमोट के ऊपर मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो बना के रखा है, आप उसे जाके हमारे चैनल पे देख लें। और USB स्ट्रीमिंग एक बहुत अच्छा फीचर है इस कैमरा का। अगर आप USB स्ट्रीमिंग मोड में जब भी आप रखते हैं तो अपने कैमरा को आप एज अ वीडियो कैमरा, एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ है USB पावर सप्लाई, जिसको कि आप ऑन करके रखें, क्योंकि USB पावर सप्लाई ऑन करने से आप अपने पावर बैंक से अपने कैमरा को बैटरी दे सकते हैं। एक्सटर्नल आउटपुट में आपको HDMI रेजोल्यूशन सेट करनी होती है, वीडियो HDMI आउटपुट सेटिंग करनी होती है, जहाँ मैंने इसे 4K पे सेट करके रखा हुआ है। और उसके बाद सेटअप ऑप्शन में आपके पास आता है एंटी डस्ट फंक्शन, ठीक है, वीडियो लाइट मोड और ऑटो पिक्सल मैपिंग। ये मैं आपको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसके फीचर्स के बारे में। फिलहाल मैं आता हूँ एंटी डस्ट में। एंटी डस्ट में क्या होता है कि अगर आप इसे शटर व्हेन पावर ऑफ को ऑन रखते हैं तो जब भी आप अपने कैमरा को ऑफ करेंगे आपका शटर जो है एज अ कर्टन सामने की ओर लग जाएगा और आपके सेंसर को बचा के रखेगा, ठीक है। और यहाँ पे सीरियल नंबर देख सकते हैं, अपने कैमरा का वर्जन देख सकते हैं। तो ये था हमारे कैमरा का कंप्लीट सेटअप मेनू। फिलहाल ये बिगनर सेटअप मेनू था, ये एडवांस सेटअप मेनू नहीं है। जैसे जैसे आपको मैं कैमरा में फर्दर आगे जाता जाऊंगा, मैं आपको इसके सेटअप मेनू के एडवांस्ड फीचर के बारे में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फिलहाल जो मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आपको सिर्फ एक आइडिया देना था कि आप अपने कैमरा को, अपने नए कैमरा को कैसे सेटअप कर सकते हैं, अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारे चैनल पे। आपको इसके बाद जो मैं शुरू करूंगा वो है शूटिंग मेनू से स्टार्ट करने वाला हूं। मैं इसके हर एक फीचर को बहुत ही डीप में समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं, ताकि आप अपने नए कैमरा को लेकर काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग्स कर सकें, काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी कर सकें, और आपके भी चर्चे हो कि भाई अगर कैमरा इतना अच्छा है, कितना बढ़िया है, तो आखिरकार फ़ोटो भी इतनी अच्छी ली है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें हमारे चैनल को। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करें हमारे वीडियोस को उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को इन डिटेल सीखना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। धन्यवाद।